मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं समास परिचय के अंतर्गत भाग 2 संस्कृत व्याकरण में समासों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। समास, केवल समास, अव्ययी भाव समास के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। अव्ययी भाव समास क्या होता है और केवल समास क्या होता है, इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। केवल समास की परिभाषा क्या है, तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समासः। केवल समास की परिभाषा क्या है, देखिए केवल समास की परिभाषा क्या है। केवल समास की परिभाषा क्या है, ठीक। तो केवल समास की परिभाषा क्या है, हमने आपको अभी बता दिया। केवल समास की परिभाषा क्या है, तो इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। क्या लिखा है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, केवल समासः, केवल समासः। अब इसके बाद एक उदाहरण इसका बड़ा प्रसिद्ध आता है। जैसे केवल समास के 2-4 ही उदाहरण प्रमुख है। जैसे भूतपूर्वः, इसका उदाहरण जो है क्या है, भूतपूर्वः। क्या उदाहरण होता है, यथा, यथा का मतलब जैसे, भूतपूर्वः, भूतपूर्वः, ठीक। केवल समास को अन्य समास क्या कहते हैं, सहसुपा समास। क्या कहते हैं, सहसुपा समास, ठीक। सहसुपा समास, सहसुपा समास, ठीक। सहसुपा समास भी कहा जाता है। अब इसका उदाहरण केवल समास का आता है। केवल समास विधायक सूत्र है सहसुपा। क्या सूत्र है, सहसुपा। इसको सुपसुपा समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपसुपा समास भी कहते हैं। सहसुपा सूत्र है, ये है सूत्र। क्या है, सूत्र। सहसुपा सूत्र है, सुपसुपा समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपसुपा समास कहा जाता है, ठीक। सुपसुपा समास कहा जाता है। चलो इसको एक बार ध्यान से और समझ लेते हैं। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत समास परिचय हम देख रहे हैं। उदाहरण, समास परिचय का उदाहरण, परिचय उदाहरण। केवल समास की परिभाषा, केवल समास का दूसरा नाम सुपसुपा समास भी है। सुपसुपा समास का सूत्र होता है सहसुपा सूत्र है। और केवल समास की परिभाषा क्या कही है संस्कृत में, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। इसका उदाहरण परीक्षा के बहुत महत्वपूर्ण यथा पूर्वः। ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है, ध्यान रखेंगे, ठीक। तो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, भूतपूर्व समास है। परीक्षा के लिए भूतपूर्व उदाहरण और केवल समास कहता है। जब व्याकरण शास्त्र में किसी समास की विशेष संज्ञा नहीं की जाती है तो केवल समास कहलाता है। ध्यान से एक बार और सुनिए। जब व्याकरण शास्त्र में किसी समास की विशेष संज्ञा नहीं की जाती है तो वह केवल समास कहलाता है। इसे ही सुपसुपा समास भी कहते हैं। जैसे यथा भूतपूर्वः पूर्वं भूतः, भूतपूर्वः पूर्वं भूतः। भूतपूर्वे चेत सूत्र से भूत शब्द का पूर्व में प्रयोग होता है। केवल समास विधायक सूत्र है सहसुपा। सूत्र कौन सा है, सहसुपा। केवल समास विधायक सूत्र कौन सा है, सहसुपा सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। केवल समास विधायक सूत्र कौन है, सहसुपा सूत्र है। इसको सुपसुपा समास भी कहते हैं। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। भूतपूर्वा या पूर्वभूतः, भूतपूर्वा आ जाता है, पूर्वभूतः, ऐसे समास कहे गए, ठीक।
अब इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं। इवेन समासो विभक्ति विभक्ति लोपश्च, यू के साथ समास होने पर विभक्ति का लोप ना हो, जैसे जीमू तस्य विभागतार्थ विभाग। तो आपने अब केवल समास को पढ़ लिया। केवल समास के जानने के बाद हम देखेंगे अब कौन सा समास देखेंगे, तत्पुरुष समास। कौन सा देखेंगे समास, तत्पुरुष समास के विषय में देखेंगे, तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास के विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास देखते हैं। कौन सा समास देखेंगे, अव्ययी भाव समास को हम देखने का प्रयास करते हैं। अव्ययी भाव समास को पढ़ने का प्रयास करते हैं। हम पढ़ रहे हैं समास, समास का परिचय और उदाहरण, ठीक। समास का परिचय उदाहरण। तो मैं केवल समास के विषय में जान लिया है। अब केवल समास को जानने के बाद हम बात कर रहे हैं अव्ययी भाव समास के विषय में। किस समास के विषय में, अव्ययी भाव। कौन सा समास है, अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, समास की परिभाषा क्या है, समास का लक्षण क्या है, इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, अव्ययी भाव समास क्या होता है। आप जो है समास के परिभाषा उदाहरण को साथ ही साथ कापी में, अपनी नोटबुक में या उत्तर पुस्तिका में लिखते भी चलिए। तो इससे आपको जो है याद भी करिए और लिखते भी रहिए, क्योंकि कोई ऐसी बात तो बताई नहीं जा रही जो केवल सुनकर ही काम चला सकते हैं। इसको आपको लिखना भी है और याद भी अच्छे से करना है। अच्छा, अब अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखते हैं। तो प्रायेण पूर्वपद प्रधानः अव्ययी भावः। अब इसके परिभाषा क्या होती है अव्ययी भाव समास की, इसकी परिभाषा क्या है, अव्ययी भाव की परिभाषा। तो इसमें कहा जाता है प्रायेण पूर्वपद प्रधानः अव्ययी भावः। प्रायेण पूर्वपद प्रधानः, पूर्वपद प्रधानः और अव्ययी भावः, अव्ययी भावः। तो इसको आप बड़े अच्छे से देखेंगे। प्रायेण पूर्वपद प्रधानः अव्ययी भावः। अव्ययी भाव समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान माना जाता है। अव्ययी भाव समास में हम देखते हैं प्राय रूप से पूर्व पद ही प्रधान माना जाता है, मुख्य रूप से माना जाता है प्रत्येक अव्ययी भाव समास में। जैसे एक उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे अधिहरि, क्या लिखा है, अधिहरि, अधिहरि। एक उदाहरण हमने देख लिया, लिखा है उदाहरण, क्या होगा, अधिहरि। हाँ, तो अधिहरि, तो आदि है, आदि में कौन सा समास है, आदि प्रमुख पड़ा, अधिहरि। तो अधिहरि में जो है आदि जो शब्द है होने से अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा इसमें। जैसे आपसे कहा जाए गंगायाः समीपम, क्या कहा जाए, गंगायाः समीपम। तो गंगायाः समीपम में जो है गंगा शब्द में अव्ययी भाव समास है, तो ये जो है अव्ययी भाव समास माना जाएगा। चलो इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं क्या है। तो इसमें पूर्व पद का अर्थ प्रायः प्रधान होता है, पूर्व पद प्रायः अव्यय होता है और समस्त पद में अव्यय के रूप में व्यवहृत होता है। जैसे यथा प्लस हरि, हरौ प्लस इति बराबर हरि, अधिहरि हो जाएगा, ठीक। अब समास विधायक सूत्र हम इसको पढ़ लेते हैं। समास विधायक सूत्र क्या है, तो सूत्र इसको हम जो है बता देते हैं, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। अव्ययी भाव समास विधायक सूत्र क्या है, तो सूत्र इसको आप लिख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। समास विधायक अव्ययी भाव का सूत्र क्या है, इसको कॉपी में लिखिए। अव्ययम विभक्तिम विभक्ति समीप समीप समृद्धिभ्यो विरुद्धार्था भवत्या भवत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात् अर्था अनुपूर्वा योग पद सादृश्य संप्रति साकल्य अंतवचनेषु साकल्यान्तवचनेषु। इसको पुनः देख लेते हैं। इसमें अव्ययी भाव समास होता है।
अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विवृद्ध विवृद्धता भवत्या सा प्रतिस्पर्ध प्रादुर्भाव पाश्चात्य अनुपूर्व योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु। तो ये सब में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास का अर्थ प्राय पूर्व पद प्रधान होता है, इसे पूर्व पद अव्यय होता है और समास पद भी अव्यय के रूप में व्यवहृत होता है। ध्यान देने की बात यह है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद क्या होगा, प्रधान होगा और अव्यय होगा। क्या होगा, अव्यय होगा। पूर्व पद होगा अव्यय, ये क्या है, अव्यय। अब क्या है, अव्यय। ठीक, तो पूर्व पद अव्यय है और प्रधान है, इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो इतना हमने बड़ा संक्षेप में जानने के बाद इसके बाद आगे जानने का प्रयास करेंगे। अव्ययी भाव समास को जान लिया और केवल समास के विषय में जान लिया। अब केवल समास अव्ययी भाव के बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण समास आता है। कौन सा, तत्पुरुष समास। कौन सा आता, बोलिए, तत्पुरुष समास। तो हम तत्पुरुष समास के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तत्पुरुष समास में प्रायेण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषः। तो तत्पुरुष समास में क्या कहा जाता है, प्रायेण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषः। प्रायेण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषः। इसको ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। तत्पुरुष समास कौन समास है, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या आता है, तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा, तत्पुरुष समास की परिभाषा हम देखने का प्रयास करते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, तो इसके विषय में कहा जाता है प्रायेण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषः। प्रायेण उत्तर पद प्रधानः, प्रायेण उत्तर पद प्रधानः, उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, प्रधानः तत्पुरुषः। ठीक, तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, प्रायेण उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। प्रायः उत्तर पद में उत्तर पद प्रधान समास जो होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। या ऐसे कहा जाए, जिस पद में उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। प्रायः रूप से ऐसा देखा जाता है। अब हम देखते हैं कैसे, तो इसको देखते हैं। इसका उत्तर पद प्रधान होता है, यह अनेक प्रकार का होता है। विभक्ति तत्पुरुष समास होता है और द्वितीयांत से सप्तम अंत पर्यंत जिसका उत्तर पद समास होता है वह तत् विभक्ति के नाम से जाना जाता है। वह विभक्ति के नाम से जाना जाता है। तो तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो अब देखते हैं द्वितीया तत्पुरुष से कूपम पतितः। कूपम पतितः में द्वितीया तत्पुरुष है कूपतितः। तृतीया तत्पुरुष में क्या होगा, संकलया खंडा, तो संकलया खंड हो जाएगा। वो उपाय दारू यज्ञ के लिए लकड़ियाँ लाता है। ठीक, तो ये उपाय दारू में चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। चौरात अभयम, क्या हो जाएगा, चौरात अभयम, चौरात भयम, तो चोर भयम ये पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। यज्ञ पुरुषः, तो राज पुरुषा हो जाएगा। यज्ञ पुरुषा मतलब यज्ञ पुरुषा। राज पुरुषा बराबर राजा का पुरुष है, राज पुरुषा। अच्छे सौंदर्य में सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अगले तत्पुरुष के बाद कर्मधारय समास के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसके दोनों पद समान विभक्ति में होते हैं। कृष्ण सर्पाः बराबर कृष्ण सर्पाः। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद कौन सा समास होता है, द्विगु समास। हाँ, अच्छा, इसको पहले देख लेते हैं पुनः। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, प्रायेण उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुष समासः। तत्पुरुष समास में तीन प्रकार का है। तो द्वितीया तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास, अष्टमी तो सप्तमी तक ही तत्पुरुष समास होता है। अष्टमी को भूल कर ही बताइएगा। ठीक, तो ये क्या लिखा है, यूपाय दारू, जैसे लिखा है यूपाय दारू। ठीक,
तो ये उपाय दारू में कौन तत्पुरुष समास है? चतुर्थी तत्पुरुष समास है। कौन सा ध्यान रखेंगे? चतुर्थी तत्पुरुष समास है। कौन सा ये उपाय दारू में? चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक, तत्पुरुष समास माना जाता है। ठीक, तत्पुरुष समास माना जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास इसमें माना जाएगा। अब देखिए तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय का भेद होता है द्विगु समास। कर्मधारय का भेद कौन सा होता है? द्विगु समास। तो हम ध्यान देंगे, समास पढ़ रहे हैं। समास 5 प्रकार थे, हमने 5 प्रकार के होते हैं ऐसा हम आपको बता चुके हैं। केवल समास, उसके बाद पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधारय समास। तत्पुरुष का भेद कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष का भेद होता है और कर्मधारय समास का भेद होता है द्विगु समास। अब देखेंगे कर्मधारय समास। कौन सा देखेंगे? कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास। ठीक, कर्मधारय समास क्या होता है इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। कर्मधारय समास में क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा गया है कर्मधारय समास में देखते हैं तो इसके विषय में ध्यान दीजिए। इसके दोनों पद समान विभक्ति में होते हैं। जैसे कृष्ण सर्पा, बराबर कृष्ण सर्पा कहा जाता है। जैसे घनश्यामा, घन के समान जो है घनश्यामा हो जाएगा। घनश्यामा में कौन समास है? तो घनश्यामा में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। तो इसी तरह आप देख लेंगे इसका भेद होता है द्विगु समास। कर्मधारय का भेद कौन सा होता है? द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक, कर्मधारय का भेद कौन सा होता है? द्विगु समास। द्विगु समास क्या है इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो संख्या पूर्वो दिगु, कौन सा समास है? संख्या पूर्वो दिगु। इसका प्रमुख सूत्र होता है संख्या पूर्वो दिगु। संख्या पूर्वो दिगु, संख्या पूर्वो दिगु। कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक, संख्या पूर्वो दिगु। तो संख्या पूर्व दिगु में देखिए क्या है, जब पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रयाणाम लोकाराम समाहारा, त्रिलोकी समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिलोकी पद। और इसी तरह देखेंगे कर्मधारय का भेद माना जाता है, सबको पता है। अच्छा, इसमें चार अर्थ में चा भी का प्रयोग होता है। इससे जो है यहाँ मोहन और सोहन, मोहन सोहनव हो जाएगा। माता पितरव है तो पितरव हो जाएगा। ठीक, द्विगु समास 3 प्रकार का होता है तो आपने पढ़ा होगा, इसको भी इनके विस्तार से बताएंगे। तो द्विगु समास के बाद देखने का प्रयास करेंगे द्वंद्व समास। कौन सा पढ़ेंगे? द्वंद्व समास। देखिए अभी हम समास के विषय में संक्षेप में ही परिचय प्राप्त कर रहे हैं। परिचय के बाद इससे संबंधित समस्त जो है प्रश्नों को भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो समास के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब देखते हैं द्वंद्व समास। देखिए अभी तो द्वंद्व समास क्या होगा इसको ध्यान दीजिएगा। द्विगु समास के विषय में आप समझ गए होंगे। संख्या पूर्वो दिगु, संख्या पूर्वो दिगु। तो संख्या पूर्वो दिगु, इसमें संख्या त्रयाणाम भुवाणाम लोकाम समाहारा, पंचवटी है पंचानाम वटानाम समाहारा द्विगु समास। ठीक, तो इस तरह से कर्मधारय द्विगु समास आप समझ जाएंगे। समास 5 होते हैं। केवल समास, केवल समास का भेद कौन सा होता है? केवल समास, केवल समास का नंबर 2 आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधारय समास और कर्मधारय का भेद होता है द्विगु समास। अब हम तीसरा समास पढ़ रहे हैं। कौन सा? द्विगु समास के बाद जो है पढ़ने का द्वंद्व समास। कौन सा पढ़ेंगे? द्वंद्व समास। तो बहुत अच्छा समास पढ़ेंगे द्वंद्व। क्या पढ़ेंगे? लिखा है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास क्या है तो इसको ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास क्या है और द्वंद्व समास के विषय में कैसे क्या कहा गया है इसके विषय में ध्यान लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से। तो प्रायेण उभय पद प्रधाना द्वंद्वः, इसके विषय में कहा गया प्रायेण उभय पद प्रधाना द्वंद्वः। द्वंद्व समास में दोनों प्राय पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। प्रायेण, प्रायेण उभय पद प्रधाना, उभय
पद प्रधानः प्रायेण उभय पद प्रधानः द्वन्द्वः द्वन्द्वः। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, प्रायः जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, ऐसा हमने आपको बता दिया है। द्वंद्व समास प्रायः दोनों पद सभी पदों का अर्थ प्रधान पदों का अर्थ प्रधान होता है। चा के अर्थ में समास का प्रयोग होता है। समास का प्रयोग किसके अर्थ में होता है, चा के प्रयोग में होता है। लिख लीजिए, द्वंद्व समास का प्रयोग चा के अर्थ में होता है। द्वंद्व समास का प्रयोग चा के अर्थ में होता है, चा के अर्थ में होता है। द्वंद्व समास का प्रयोग चा के अर्थ में भी होता है। जैसे पितरव लिखा है, क्या लिखा है, पितरव, पितरव। तो हो जाएगा माता चा पिता चा, माता चा पिता चा, पिता चा। राम कृष्ण लिखा है, क्या लिखा है, राम कृष्ण, राम कृष्ण, राम कृष्ण लिखा है। ठीक, तो हो जाएगा रामः रामश्चा रामश्चा कृष्णश्चा, रामश्चा कृष्णश्चा कृष्णः चा। ठीक, तो रामश्चा कृष्णश्चा हो जाएगा जो है राम कृष्ण। तो ये आप समझ लेंगे, इसको भी अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे द्वंद्व समास के बाद। अच्छा, इसका एक सूत्र और है, कृष्ण अर्जुनव। जैसे देख लिए उदाहरण है, इसका उदाहरण है कृष्ण अर्जुनव, कृष्ण चा कृष्णस्य चा अर्जुनस्य चा, ऐसे हो जाएगा। समास विधायक सूत्र चार थे द्वंद्वः। इसका सूत्र क्या है, चार थे द्वंद्वः। समास विधायक सूत्र है, क्या सूत्र है, तो इसका सूत्र है चार थे द्वंद्वः, चार अर्थे द्वंद्वः। तो ये इसका सूत्र माना जाता है, चार थे द्वंद्वः। ठीक, चार थे द्वंद्वः ये सूत्र माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब समास का परिचय उदाहरण जानने का प्रयास करें संक्षेप में अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा या उनके शब्दों में। तो इसके बाद देखिए बहुव्रीहि समास के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। बहुव्रीहि समास, ठीक, हाँ, ये सब लिखते भी रहिए और याद भी करते रहिए ताकि आपको जो है याद रहे अच्छे से। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास प्रायेण अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास कहा जाता है, बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इसमें प्रायः अन्य पद प्रधान होता है, जिसे पीतम पीताम्बरः। बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास, ध्यान देंगे क्या समास है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि। इसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है। तो समास के विषय में जानने का प्रयास करें। बहुव्रीहि ऐसे लिखा है, बहुव्रीहि मिटा देते हैं, बहुव्रीहि समास। इसके विषय में जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका जो है प्रकरण क्या है, इसके विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। प्रायेण अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। इसमें प्रायः अन्य पद प्रधान होता है। कौन सा प्रधान होता है, प्रायः अन्य पद प्रधान होता है, प्रायः अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, वह प्रायः अन्य पद प्रधान होता है। वह समास कौन सा कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिस समास में प्रायः अन्य पद प्रधान होता है वह कौन समास कहलाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो अन्य पद प्रधान होता है वह कौन समास कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक, तो उसको ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे इसमें कहा जाएगा पीताम्बरः, क्या कहा जाएगा, पीताम्बरः, हाँ पीताम्बरः, यानी पीले कपड़े पहनने वाला या पीला है वस्त्र जिसका, तो अर्थात भगवान श्री कृष्ण।
पीले कौन वस्त्र पहनता है? भगवान श्री कृष्ण। तो पीले वस्त्रों वाला, पीले कपड़े पहनने वाला कौन है? तो अन्य शब्द का यहाँ प्रधान है, यानी श्री कृष्ण प्रधान है। पीले कपड़े धारण करने वाले तो पीताम्बरा कहा जाएगा। इसी तरह जो कहेगा नीलाम्बरा, नीला है कपड़ा जिसका अर्थात कौन? तो आप समझ जाएंगे बलराम। तो ये जो नीलाम्बरा है ये उदाहरण आपको बता दिए गए। समास के विषय में बड़ा संक्षेप में हमने आपको बता दिया है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम जानने का प्रयास कर लेते हैं। समाज में जो पद समस्यमान होते हैं उनमें से कोई न कोई विभक्ति अवश्य होती है, वह अंतर्वर्तनी विभक्ति कहलाती है। ये विभक्तियाँ समास पद के मध्य में आती हैं तथा इनका लोप हो जाता है। जैसे दशरथस्य पुत्रः, दशरथ से पुत्र सु, इस अंतर्वर्तनी विभक्तियों से लोप होकर दशरथ पुत्र एक पद बनता है। प्रतिपादिक संख्या पुनः सुवाद विभक्तियाँ लग जाती हैं। पदार्थ व्यानम वृत्ति ही। तो समास आदि में जब पद अपने स्वार्थ को पूर्णतया अंशतः छोड़कर एक विभिन्न अर्थ को स्पष्ट लग जाते हैं तो उसे वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति में एक अर्थी भाव समर्थ हो जाता है जब दशरथ पुत्र हो जाता है। ठीक, वृत्ति 5 प्रकार की होती है। कृदंत वृत्ति, तद्धित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति, शनादंत धातु वृत्ति। अब इसके बाद विग्रह को हम जानेंगे क्या है। तो वृत्ति अर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है उसे विग्रह कहा जाता है। विग्रह 2 प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। जो लोक में व्यवहृत होता है अर्थात जो लोक के समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे दशरथ से पुत्रः का लौकिक विग्रह होगा दशरथ पुत्रः का लौकिक विग्रह होगा दशरथ से पुत्रः। अलौकिक विग्रह होगा जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु शास्त्रीय निर्वहन के लिए विग्रह होता है उसे अलौकिक विग्रह कहते हैं। अलौकिक विग्रह में समास करने वाला सूत्र लगता है दशरथस्य गृहपुत्र सु, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। ठीक, समाज संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, कुछ तथ्य को हम जानने का और प्रयास करते हैं। क्या है? तो समास हमेशा समर्थ एवं परस्पर आकांक्षी पदों में ही होता है। समास करने की किसी सूत्र या वृत्ति की प्रवृत्ति होती है। समास करने के बाद संपूर्ण पद की कृत समास सूत्र से प्रतिपादित संज्ञा होती है। अच्छा, तो इतना हम समझने के बाद समास प्रकरण को आप ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा और समास के हम सूत्रों का जो है अच्छे से अगले में प्रयास का अध्ययन करेंगे। सूत्रों की व्याख्या के साथ पढ़ेंगे और समास के हम जितने भी प्रश्न हो सकते हैं परीक्षाओं में संस्कृत के लिए आने वाले उन सभी प्रश्नों को हल करने का अगले जो है वीडियो में हम प्रयास करेंगे। इसीलिए हमने समास को 5 या 6 भागों में बांटने का प्रयास किया है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और प्रत्येक परीक्षा के लाभकारी है ऐसा हमारा विश्वास है। तो समास संस्कृत की जहाँ जहाँ भी परीक्षा होगी हर परीक्षा के लिए लाभकारी होगा और हमारी मेहनत और आपकी मेहनत से आपका जो भविष्य उज्जवल होगा यही हमारी कामना है। इसको अच्छे से पढ़िए और जो अपना जीवन सफल बनाइए। हम सब ने ठाना है संस्कृत को घर घर तक पहुंचाना है। इस उद्देश्य के साथ संस्कृत को आगे बढ़ाइए और संस्कृत भारत की राष्ट्रीय भाषा रही है। इसका मान सम्मान, संस्कृत का मान सम्मान भारत देश का मान सम्मान है, देश का सम्मान है, गौरव का सम्मान है। धन्यवाद। हमारा चैनल यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नए सदस्य चैनल पर आते रहते हैं तो हम तो यही कहेंगे संस्कृत को जो है प्रयास करिए कि आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम सब ने ठाना है भारत को मजबूत बनाना है और संस्कृत मजबूत बनेगी तो भारत में विश्व में भारत का सम्मान भी रहेगा और भारत भी मजबूत बनेगा। क्योंकि संस्कृत कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। सबके सम्मान और सबके लिए कामना करने वाली भाषा संस्कृत है। इसलिए संस्कृत को सब लोग आगे बढ़ाएंगे, संस्कृत को मजबूत बनाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे। ये अव्यक्त माँ वर्मा का जो है वाक्य है कि हम सब ने ठाना है संस्कृत घर घर तक पहुंचाना है। तो इसी के साथ नमो नमः मित्रों, धन्यवाद आप सबको वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, बार बार धन्यवाद।